हाय एवरीवन। आज हम अपने न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारा चैनल इंडिपेंडेंट लर्न एजुकेशन आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा है। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन, लेक्चरर एजुकेशन और बहुत सारे जॉब्स के टेस्ट जिसमें पेडागोजी यूज़ होती है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पिछले लेक्चर जो हमने पार्ट 1 किया था फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन का, उसमें हमने 2 फाउंडेशंस डिस्कस की थी, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन और फिलोसफिकल फाउंडेशन। आज हम अपनी नेक्स्ट जो 2 फाउंडेशंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो 3rd नंबर पे फाउंडेशन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। यहाँ मैं स्किनर की एक डेफिनेशन ऐड करता चलूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। इस डेफिनेशन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को एजुकेशनल सिस्टम के अंदर डिस्कस करती है। इसका मतलब है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम का जो पिवटल पॉइंट है साइकोलॉजी के लिहाज से वो क्या है, वो है लर्नर, यानी कि चिल्ड्रन या आप स्टूडेंट भी कह सकते हैं। हमारे पास जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है उसको हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और आप लोगों की इससे अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इट कंसर्न विद द कंडीशंस दैट इफेक्ट लर्निंग। द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन मस्ट बी लर्नड इजीली बाय अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स। अब हम 1 बाय 1 ये फैक्टर्स पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है ह्यूमन बिहेवियर, के जो लर्नर का बिहेवियर है वो आया कि लर्निंग के लिहाज से या एजुकेशनल सेटिंग के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता। तो ह्यूमन बिहेवियर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर लर्नर विलिंग है पढ़ने के लिए तो वो अपनी पढ़ाई को बहुत जल्दी और तेज़ी से आगे लेकर जा सकता है। सेकंड पॉइंट पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अगर एक लर्नर पढ़ने के लिए तो विलिंग है लेकिन उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुई जैसे उसके साथ के एज के बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी या एबिलिटी होनी चाहिए थी, तो यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इफ़ेक्ट करेगी उसकी एजुकेशन सिस्टम पर, उसकी प्रोग्रेस पर। अगर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बेहतर तरीके से बेहतरीन नशोनुमा हुई है तो उसको अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करने में सपोर्ट मिलेगी, अदरवाइज़ वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएगा। उसके बाद है हमारे पास लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के अंदर भी वही बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वॉल्व हासिल कर सकें, इन्वॉल्वमेंट उन बच्चों की ज़्यादा होगी जो विलिंग होंगे, जिनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेहतर होगी और जो पढ़ना चाहते होंगे और जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी चीज़ों को जानने के लिए। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ। हेरिडिटी क्या है, नेचर है, और इन्वायरमेंट क्या है, नर्चर। यानी कि एक शख्स जिसकी हेरिडिटी या जीन्स के अंदर ही इतनी एबिलिटीज़ उसके पेरेंट्स से उसको मिली हैं कि वो पढ़ने में विलिंग है। अगर ब्राइट पेरेंट्स हैं तो बच्चे भी मोस्टली ब्राइट होते हैं, लेकिन ये आल केसेस के लिए ठीक नहीं है। ठीक है कि ब्रिलियंट पेरेंट्स के बच्चे भी ब्रिलियंट हों, ऐसे भी हो सकता है कि डल पेरेंट्स के बच्चे भी ब्रिलियंट हो सकते हैं। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होगा वो इन्वायरमेंट को होगा कि बच्चे को इन्वायरमेंट कैसा मिला, उसकी नशोनुमा जिस माहौल में हुई है, सराउंडिंग उसको कैसी मिली, उसको तमाम सहूलियात कैसी मिली। अगर आप 2 बच्चे देख लें, कंपैरिजन करें, गरीब का बच्चा जो झोंपड़ी में पल रहा है उसका इन्वायरमेंट, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है एजुकेशन के लिहाज से वो मुख्तलिफ होगी, और एक दूसरा बच्चा जो एक बड़े घर के अंदर तमाम सहूलियात के साथ रह रहा है उसके अंदर जो एजुकेशनल डेवलपमेंट वो किसी और तरीके से होंगी।
तो हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल है एजुकेशन के अंदर। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस बात ही नाम से ही जाहिर है कि हर इंडिविजुअल के अंदर अपनी कुछ ख़ास खसूसियात पाई जाती हैं। तमाम बच्चे, तमाम चिल्ड्रन, तमाम लर्नर एक जैसे नहीं हो सकते। हर कोई अपने लिहाज से चीज़ों को सीखता है, देखता है, परखता है और लर्न करता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड मेजरमेंट। अब हम इंटेलिजेंस को बच्चों के अंदर आईक्यूज़ टेस्ट के ज़रिए फाइंड आउट कर लेते हैं। इस लिहाज से हम बच्चों को डिवाइड कर देते हैं मीडियोकर बच्चेज़ में, नॉर्मल इंटेलिजेंस वालों को इंटेलिजेंट में, और गिफ्टेड स्टूडेंट्स में या मेंटली रिटार्डेड में। अब ये बच्चे उसके लिहाज से, जो हमारे पास ये जो बच्चे हैं, इसके लिहाज से हम उनकी स्टडी को डिज़ाइन कर देते हैं, ये स्टडी प्लान डिज़ाइन कर लेते हैं। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। ये एक इफ़ेक्टिव हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में तो इसको या इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट नहीं किया जाता। फॉरेन में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ इसको अडॉप्ट किया जाता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। बच्चे की शुरू से ही इस तरह काउंसलिंग की जाती है या उसकी गाइडेंस की जाती है कि उसको उसके जो इंटरेस्ट हैं उसके मुताबिक एजुकेशन दी जाती है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एजुकेशन को पढ़े और अपनी फील्ड को चूज़ करे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है वो है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। ये सोसाइटी से निकला है। अब एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री मस्ट बी डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। हम जो अपना एजुकेशनल सिस्टम है वो नीड्स ऑफ द सोसाइटी के मुताबिक ही डिज़ाइन करते हैं। अ करिकुलम दैट इग्नोर्स सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन डज नॉट सर्व एनी पर्पस। अगर ऐसा करिकुलम हम बना देंगे जो हमारे सोसाइटी को ही मैच नहीं करेगा तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम अपने कंट्री पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ डांस एजुकेशन के लिए कोई ख़ास पीरियड या क्लासेस हम नहीं लगाते। क्यों? हमारी सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती। यही वजह है कि आपने देखा होगा बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में म्यूज़िकल टीचर या डांस टीचर की सीट्स आती हैं। तो क्यों? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के साथ मैच नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एमए इस्लामियात या इस्लामिक टीचर्स की बात करें तो बाकायदा अरेबिक टीचर और इस्लामिक टीचर रिक्रूट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी को इस्लाम को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा जो एजुकेशन है उसका सोसाइटी से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। Sociological roles in education. World is changing rapidly. Communication and economy are become globalized. Culture in a society is the way of thinking and behaving. It is the collection of traditions, memories, rules, ideas, beliefs, habits and values. ये बहुत सारी जो सोशियोलॉजिकल रोल है हमारा एजुकेशन सिस्टम में। अब ऐसा भी नहीं है कि हमें वक्त के साथ अपनी आइडियाज़ को, रूल्स को लेकर रुके रहना है, बल्कि हमने चेंजिंग वर्ल्ड के साथ अपने आप को भी चेंज करना है, लेकिन अपनी ट्रेडिशंस और रवायात को बरकरार रखते हुए। हमने ख़ुद को इस तरह डिज़ाइन करना है अपनी वैल्यूज़, बिलीव्स, हैबिट्स के साथ कि हम दूसरे ममालिक को compete भी कर सकें और उनसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर सकें। जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है उसमें तीन चीज़ें, यदि ये तीन वर्ड्स बहुत ज़्यादा अहम हैं कि ये सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है ये कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि अपने अंदर सडन चेंज को अपोज करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे वैल्यूज़ को या हमारी ट्रेडिशंस को या हमारे बिलीव्स को कोई चेंज करना चाहेगा तो हम इसके अंदर क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। हम इतनी जल्दी अपने वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को चेंज नहीं करते। उसके बाद है क्रिटिकल। हम चीज़ों को देखकर, तनकीद करके, उसका जायज़ा करके, वैल्यूएशन करने के बाद हम चीज़ों को देखते हैं कि हमारे बिलीव्स कहाँ तक ठीक हैं। जैसे ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा सकती है। हम बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशनल
चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद उसको लीव या अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएटिव, कहते इट मीन हैविंग पावर और एबिलिटी टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन। द रोल ऑफ द सोसाइटी इज़ नॉट स्टेगनेंट, इट इज़ डायनेमिक। अब ऐसा भी नहीं है कि हम अपने वैल्यूज़ ट्रेडिशंस को लेकर बैठे रहें, हमें अपने आप में क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ये इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि हम मॉडर्न वर्ल्ड के साथ और चेंजिंग वर्ल्ड के साथ हम क्या कर सकें, compete कर सकें। तो ये हमारा जो है रोल था हमारा सोसाइटी का एजुकेशन सिस्टम के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं अपने एम के साथ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक। माई बेस्ट विशेज़ ऑल with all of you.